हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांग काई सीनियर सिस्टर जिया के साथ मस्ती करते करते पूरे सफर को कंटिन्यू करता है और अब 3 दिन के सफर के बाद वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ उनके दुश्मन रास्ते के कांटों को साफ करते हुए तेजी से उन्हीं के पास आगे बढ़ने लगते हैं। सीनियर सिस्टर जिया को भी पता था कि खतरा आसपास है। इसकी तैयारी वो पहले से ही कर रही थी और इसके बारे में हमें तब पता लगता है जब हुईलोंग के साथ ही मास्टर वैन के साथ मिलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वैसे तो सीनियर सिस्टर जिया काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों को हैंडल करना और वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म हो जाने के बाद उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद तो वो फाइनली अब इतने दिनों से कर रही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो गई थी। दूसरी तरफ से हुईलोंग, मास्टर वैन और काफी सारे गार्ड्स मिलकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके सीनियर सिस्टर जिया के उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने प्रोटेक्ट के लिए बनाया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उस बैरियर के टूटने से पहले ही हमारी सीनियर सिस्टर जिया ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और ऐसा करते ही उनकी पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी। यांग काई उन्हें संभालने लगता है और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के बाद उनका वो आर्टिफैक्ट भी काम करना बंद कर चुका था, जिससे इन लोगों की वजह से उनका वो प्रोटेक्टिंग बैरियर टूट जाता है। इससे पहले कि उस बैरियर के टूटने की वजह से उन पर अटैक हो पाता, यांग काई सीनियर सिस्टर जिया को पकड़कर साइड हट जाता है और वो दोनों ही इस पावरफुल और खतरनाक अटैक से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर जिया के फॉर्मेशन की वजह से चारों तरफ से इन पर स्पिरिचुअल चेन से अटैक होना शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए ये लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। सीनियर सिस्टर जिया के उस फॉर्मेशन की वजह से इन लोगों का ध्यान उन पर से हट जाता है, क्योंकि वो सभी तो अपनी जान बचाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो चेन उन्हें जकड़ लेता तो उन्हें जान से मार देता। ये सोचकर ही वो सभी सबसे पहले अपनी जान बचाने का सोचते हैं और मौका पाकर यांग काई ये देखकर कि सीनियर सिस्टर जिया की हालत खराब है, उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब तक सीनियर सिस्टर जिया का ये स्पिरिचुअल चेन चारों तरफ से अपीयर होकर इन सभी को जकड़ चुका था और इस तितर बितर में तो एक बंदे की बॉडी के अंदर ये एंटर होकर उसे जान से ही मार देता है। नो लैंग ने इन सब में अपने एक साथी को खो दिया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ उन स्पिरिचुअल चेन ने इनकी सारी की सारी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लिया था। हुईलोंग उन लोगों के वहाँ से भाग जाने पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो हॉल मास्टर वैन से कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो मास्टर वैन हुईलोंग को शांत होने का कहते हैं और फिर वो उन्हें समझा रहे थे कि हम उस वुमेन के फॉर्मेशन टेक्निक में फंस चुके हैं। ये सुनकर कि वो लोग बुरी तरीके से फंस गए, हुईलोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उन पर बरसते हुए कह रहा था कि आप सभी लोग बेवकूफ है क्या, इतने ज्यादा समझदार और बुजुर्ग होने के बावजूद भी एक छोटी सी लड़की की ट्रिक में फंस गए। मास्टर वैन को हुईलोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसकी पोस्ट हाई है ना। इसलिए दांत पीसते हुए वो तो सिर्फ सीनियर सिस्टर जिया की बुराई करने लगता है कि वो लड़की अब पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो गई है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी का यूज इस स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में किया है और अब वो एक छोटा सा मेमना है जो कि इस आधी रात में भेड़ियों के बीच में शेल्टर ढूंढ रही है। हमें बस किसी भी तरीके से उसे पकड़ना है और हम काफी आराम से उसे मौत के घाट उतार सकते हैं। हुईलोंग ये सुनने के बाद मास्टर वैन से कहता है तो फिर आप मुंह क्या देख रहे हैं, लोगों को भेजिए और उसे पकड़वाइए। इससे पहले कि उनके साथी वहाँ से रवाना हो पाते, मास्टर वैन उन्हें रोकते हुए फेंगयू टावर के दोनों लोगों को कहते हैं कि तुम जाकर उन्हें ढूंढो। वैसे भी आज की फाइट में तुम लोगों ने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। ये सुनकर तो नो लैंग को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि ये चाहता है कि मैं दोबारा उन्हें ढूंढने जाऊं और मर जाऊं। उसे इस तरीके से सोचता देखकर मास्टर वैन उस पर बरसते हुए कहते हैं कि खड़े खड़े सोच क्या रहे हो, जाओ उन्हें पकड़ो और जान से मार देना, वरना तो तुम अपना हाल सोच ही सकते हो कि अगर तुमने वहाँ जाने से मना किया तो क्या होगा। नो लैंग को अच्छे से पता था कि वो पावरफुल है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इसलिए वहाँ से निकल जाता है यांग काई को पकड़ने के लिए। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद मास्टर वैन अपने लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे ही ये दोनों हार जाए या उन्हें पकड़ने में नाकाम रहे, तब तुम लोग आगे बढ़कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करना, वरना तब तक इनके पीछे ही रहो। ये सुनने के बाद उनके गार्ड्स तेजी से नो लैंग के पीछे लग जाते हैं। ये सब देखकर हुईलोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मास्टर वैन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आपने ये सारी चीजें इस तरीके से क्यों अरेंज की। मास्टर वैन कहता है कि यंग मास्टर लोंग, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी यूज करके देखना चाहिए, उसके बाद आप सारा खेल समझ जाएंगे। जैसे ही हुईलोंग अपनी एनर्जी रिलीज करता है, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अभी कायन स्टेज पर हो। वो पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अंदर से उसे किसी ने ब्लॉक कर दिया है। मास्टर वैन सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि बस यही तो वो लड़की हमारे लिए खेल खराब करके गई है। उसने अपनी पावर की हेल्प से ये एनर्जी चेन्स बनाए, जिन्होंने हमारी पावर सर्कुलेशन को सील कर दिया और अब हम सभी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकते। सोचिए, हमारी कल्टीवेशन लेवल इतनी गिर गई है तो बाकियों की क्या हुई होगी। मास्टर वैन की कल्टीवेशन तो सेपरेशन रियाम की 9th लेवल पर पहुंच गया था। हुईलोंग तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता नहीं था। पर मास्टर वैन कहते हैं कि नहीं, वो लड़की पावरफुल नहीं है, बल्कि उसने अपनी सारी एनर्जी का यूज करते
से वो उस फॉर्मेशन को पावरफुल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि अब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होगी। और रहा सवाल यांग काई का, तो वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर हम डायरेक्ट उसके साथ जाकर फाइट करते तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए मैंने हमारे गार्ड्स को भेजा है कि एक एक करके वो उसे कमजोर कर दे, और जब तक हमारी बारी आए तो हम उन्हें थोड़ी सी ही पावर में ढेर कर दें। हुईलॉन्ग को तो बस एक ही डर लग रहा था कि वो इतने दिनों से उन्हें चेस कर रहा है, कहीं उनकी ये सारी की सारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। मास्टर वैन कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेशन ने यांग काई को भी इफेक्ट किया होगा, इसलिए हमारे लोगों के लिए उसे मारना आसान हो जाएगा और हम बाद में जाकर सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाएंगे, जैसे कि उनके पास से वो पावरफुल ट्रेजर हासिल करना। इस तरीके का जबरदस्त प्लान सुनने के बाद हुईलॉन्ग भी लाइक, मैं वापस जाने के बाद दादाजी को ये जरूर बताऊंगा कि आप कितने ज्यादा पावरफुल और समझदार हैं और आपका कंट्रीब्यूशन कितना हाई था हमारे वापस आने में। हुईलॉन्ग को पता था कि मास्टर वैन को क्या चाहिए और वो उन्हें उसी का लालच देकर अपने साथ रखता है। मास्टर वैन तो मीठी मिश्री बनते हुए कह रहे थे कि अरे यंग मास्टर, इसकी क्या जरूरत है, हम सभी तो फैमिली की तरह है ना, और आपको प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। इसके अलावा फिलहाल तो मुझे इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा कि क्या किसी तरीके से हम इस यिन चेन की पावर को अपनी बॉडी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद हमें यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया को दिखाते हैं, जो वहीं छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। अब तक यांग काई को उनके सारे प्लान के बारे में खबर हो चुकी थी। यांग काई जहाँ पर छुपा हुआ था वहाँ पर नूलैंग और उसका बंदा भी पहुँच जाता है, पर इससे पहले कि उन दोनों को इसके बारे में खबर लगती, वो वहाँ से अपना रास्ता बदलकर यांग काई को ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग कमजोर होने की वजह से भाग तो नहीं सकते, आसपास छुपे बैठे होंगे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर जिया को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और यांग काई उसे संभाल रहा था। तभी सीनियर सिस्टर जिया उससे कहती है कि दवाई लेने में मेरी हेल्प करो। वो पूछता है कि दवाई कहाँ है, वो कहती है मेरे चेस्ट में। ये सुनकर पहले तो वो शर्मा रहा था, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, ये शर्माने का टाइम नहीं है, सीनियर सिस्टर जिया की हालत खराब है, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो दवाई निकालकर तमीज से उन्हें खिला देता है। दवाई लेने की थोड़ी देर में ही सीनियर सिस्टर जिया ठीक हो गई थी। यांग काई के पूछने पर क्या वो बेहतर है, वो कहती है कि हाँ, फिलहाल तो मैं लड़ तो नहीं सकती, लेकिन मेरी जान अब उतनी भी खतरे में नहीं है, अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ। यांग काई सीनियर सिस्टर जिया से कहता है कि अब आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं यहाँ से बचते बचाते बाहर जाने का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ, ताकि हम यहाँ से सेफली निकल सके। पर सीनियर सिस्टर जिया एक शॉकिंग बात रिवील करती है कि हम यहाँ से सुबह से पहले नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने 9 yin 8 लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रखा है और सुबह से पहले हम तो क्या कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। यांग काई काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया जा सकता, पर सीनियर सिस्टर जिया कहती है कि नहीं, ये मैंने 9 इनकार्नेशन ड्यू को इकट्ठा करने के लिए किया है, ताकि मैं इसे अब्सॉर्ब कर सकूं, इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल कि ट्रू एलिमेंट रैल्म का बंदा भी यहाँ से बाहर बच के नहीं जा सकता। यांग काई को अब तक सारा खेल समझ आ गया था। वो कहता है कि सीनियर सिस्टर जिया, क्या वो स्पिरिचुअल चेन भी इसी फॉर्मेशन का पार्ट थे। सीनियर सिस्टर जिया के हामी भरने पर वो और भी ज्यादा क्यूरियस होकर पूछता है कि आखिर ये किस तरीके का काम करते हैं। वो बता देती है कि इस चेन की हेल्प से सभी की पावर सील हो जाती है और ये 80% इंसान की पावर को सील कर सकता है। ये सुनने के बाद तो यांग काई मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इसका मतलब हमारे पास जीतने का चांस है। यांग काई की इस तरह की बातों से सीनियर सिस्टर जिया को पता लग गया था कि ये बंदा क्या सोच रहा है। वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि बेशक से उस सील ने इनकी पावर को सील कर दिया, लेकिन तुम फिर भी उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पावर भी सील हो गई है ना। पर यांग काई कहता है कि उनके हाथों में आकर मरने से तो बेहतर ही है ना कि हम जाकर पहले उन पर हमला करके उन्हें मार दे, ताकि हमारे पास बचने का एक छोटा सा चांस हो। यांग काई की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए सीनियर सिस्टर जिया उसे और नहीं रोकती, बल्कि अपना जेड उसे पकड़ाते हुए कहती है कि इसे तुम संभाल लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खतरे भरा है। पर यांग काई कहता है कि इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। पर सीनियर सिस्टर जिया फिर भी उसे पकड़ाते हुए कहती है कि तुम बाहर जा रहे हो ना, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। यांग काई वो जेड अपने साथ ले जाते हुए कह रहा था कि सीनियर सिस्टर जिया, अगर मैं भोर तक वापस नहीं आया तो आप यहाँ से बचकर भाग जाना। अब उसके जाने के बाद सीनियर सिस्टर जिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर गई थी। उन्हें यांग काई की बहुत ज्यादा परवाह होने लगती है, पर अब वो खुद इस हाल में नहीं थी कि जाकर यांग काई की हेल्प कर सके। यहाँ नोलैंग और उसके साथी को यांग काई को ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर जाना पड़ता है। उन्हें समझ नहीं आता कि इन दोनों को जमीन खा के या आसमान निकल गया, दिख क्यों नहीं रहे। तभी यांग काई खुद उनके सामने आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा कूल तरीके से। नूलैंग का बंदा तो अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधा उसके ऊपर झपटते हुए कह रहा था कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ, तू यहाँ पर मरने के लिए आया है, ओपनिंग एलिमेंट 6 लेयर की पावर से बच के दिखा। यांग काई बड़े आराम से उसके हमलों को डॉज करते हुए पीछे हट चुका था। वो बंदा ये देखने के बाद कि यांग काई बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा है, अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि बच्चू, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ, मेरे विंड थंडर चैन से बचकर बता, इससे बचना तेरे बस की बात नहीं है। पर यांग काई भी अपने हाथों से यांग एनर्जी रिलीज करते हुए उसके स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथ के पाम के बीच में रोक लेता है।
और फिर काफी फोर्सफुली उसके हाथ से उसके स्वॉर्ड को खींचकर काफी दूर फेंक चुका था। अब वो बंदा ये देखने के बाद काफी बुरी तरीके से डर गया था कि अब पता नहीं यांग काई उसका क्या करेगा, पर यांग काई अपनी 2 फिंगर का यूज करके उसे पुश करके जमीन पर पटक देता है। वो तो काफी ज्यादा एफर्टलेसली फाइट कर रहा था। अब यांग काई ने उस बंदे की जिस जगह पर 2 फिंगर से अटैक किया था वो जगह जलने लगी थी, तो वो बंदा जान बचाकर वहाँ से भागने की कर रहा था, पर यांग काई उसी के स्वॉर्ड से उस पर जोरदार थ्रो कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड उस बंदे की छाती के आर पार चली जाती है। यांग काई भी लाइक, तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की कि मैं तुझे भागने दूंगा। नो लैंग यांग काई के साथ फाइट को लेकर एक्साइटेड था, इसलिए अपने बंदे को दूर पटकते हुए कहता है कि इससे तो बच लिया, मुझसे बचकर बता। तेरी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा भाई और सीनियर चैंग शाओफेंग, उन दोनों को ही तूने जान से मारा है ना? यांग काई उसे छुपाता नहीं है, बल्कि काफी चार्म में कहता है कि हाँ मैंने मारा है, क्योंकि वो दोनों अपनी मौत डिजर्व करते थे। बस फिर क्या था, ये सुनने के बाद ये बंदा आग बबूला होकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा था कि आज मैं तुझे जान से मारकर उन लोगों को हेवन में ओनर रिप्रेजेंट करूंगा। तुझे तड़पते हुए मरता देखकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यांग काई भी लाइक, बच्चे बातें करते रहोगे या लड़ने का इरादा है? और फिर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को डिफेंस करते हुए पीछे हट चुके थे। ये देखने के बाद नो लैंग भी लाइक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके से कैजुअल बिहेव करने की? तुझे पता भी है कि मैं तुझसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलने के बाद वो उस पर झपट्टा मार देता है, पर यांग काई भी पहले से ही प्रिपेयर था। पीछे हटते हुए उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर चुका था। नो लैंग अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए काफी पावरफुल हिट्स देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यांग काई बड़े मजे से उसके सभी अटैक्स को जंप करते हुए डॉज कर चुका था। वैसे मैं बता दूं कि नो लैंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसलिए यांग काई को उसके अटैक्स डॉज करते करते उसकी तो सांस फूलने लगती है। अब तक यांग काई ने भी अपनी यांग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था। ये बंदा गुस्से में एक जबरदस्त थ्रो करता है, जो कि पेड़ से लग गया था, क्योंकि यांग काई ने तो इस अटैक को साइड हटते ही डॉज कर लिया था। यांग काई उसके कमजोर अटैक्स को देखते हुए कह रहा था कि देखो अब तुम ऐसे लड़ रहे हो जैसे कि तुम्हें खुद मरना है, तो अब मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। तो वो बंदा तो हंसते हुए कह रहा था कि तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे मार सकता है। अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ 1-to-1 बैटल कर रहे थे, जहाँ थोड़ी देर फाइट करने के बाद यांग काई मौका मिलते ही उसे हाथ से पकड़कर घुमाकर जमीन पर पटकने वाला था, पर वो बंदा खुद को संभाल लेता है और अब वो जंप करते हुए यांग काई के ऊपर चढ़ने वाला था, पर यांग काई खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने लाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर उन दोनों की एनर्जी इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से रिलीज हो रही थी कि आसपास उसका ऑरा साफ साफ देखा जा सकता था। वैसे जब से वो सील एक्टिवेट हुई है, नो लैंग को पता नहीं था कि उसकी पावर सप्रेस हो गई है। अब जब वो यांग काई के साथ फाइट कर रहा था तो उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज क्यों नहीं कर पा रहा। अब तक जितनी उसकी पावर है उसके हिसाब से तो उसे यांग काई को मार देना चाहिए था। ये बंदा इतना भी पावरफुल नहीं कि फाइट इतनी लंबी कंटिन्यू हो। यांग काई को तो पता था ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए वो एक जबरदस्त अटैक के लिए प्रिपेयर होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ नो लैंग हैरान था कि चाहे वो जितनी बार भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपनी एक्सट्रीम पावर रिलीज नहीं कर पा रहा। वहीं दूसरी तरफ यांग काई को दिखाते हैं जिसने अपना पंच प्रिपेयर कर लिया था। उसका ये फीस्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि नो लैंग समझ जाता है कि वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता, तो वो बचकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब वो अपने स्किप मेथड का यूज कर रहा था ताकि यांग काई को कंफ्यूज करके उस पर अटैक कर सके। यांग काई काफी शांत रहकर पहले तो उसके मूव्स को ध्यान से देखता है और फिर मौका पाकर उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। पर नो लैंग अब यांग काई को पीछे हटने का मौका नहीं दे रहा था, बल्कि लगातार उस पर अपने पंजों से अटैक किए जा रहा था। उसके पंजे लगातार यांग काई पर हिट दे रहे थे, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पर यहाँ पर यांग काई के फेवर में एक बात हो गई थी। नो लैंग के लगातार हमले हमारे यांग काई के अनयील्डिंग विल को मदद कर रहे थे। जैसे पिछली बार सीनियर सिस्टर सुयान ने यांग काई की हेल्प की थी, लगातार हमला करते हुए उसकी बॉडी से सारी की सारी एनर्जी बाहर निकाल दी थी, जिसकी हेल्प से वो ब्रेक थ्रू कर पाया था। इस बार वो अपनी एनर्जी का यूज करके हमारे नो लैंग के साथ फाइट करने वाला था। नो लैंग को समझ नहीं आता कि मैं इतनी देर से फाइट कर रहा हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है, इस बंदे की बढ़ कैसे रही है, क्योंकि यांग काई ने उसे जबरदस्त हिट देकर पीछे जो कर दिया था। अब इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाता, यांग काई के गुस्से की वजह से उसकी बढ़ी हुई पावर की हेल्प से वो उसे काफी जोर जोर से पंचेस मारना शुरू कर देता है। इतने जबरदस्त मुक्के खाने के बाद तो इसे पता लग गया था कि ये एलिमेंट 9th लेयर पे तो नहीं पहुंच गया, यानी कि काइन रियान की 9th लेवल पर। उसे तो समझ नहीं आता कि आखिर इसने क्या किया। वो उससे पूछ भी लेता है कि तुमने क्या किया है अभी। जैसे यांग काई उसे बड़ा बताने वाला था, वो तो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी पावर देखकर नो लैंग कहता है कि कहीं ये गुस्से की वजह से पागल तो नहीं हो गया और अब ये पागल किसी जानवर की तरह अटैक करेगा। पर यांग काई तो काफी ज्यादा कूल तरीके से एक इविल स्माइल करते हुए कह रहा था कि पागल होने के बाद आप ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते ना,
अब ये देखकर कि यांकाई तो पूरे होशो हवास में है, उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद तो यांकाई काफी पावरफुल पंच उसे दे मारता है, जिसे रोकने के लिए वो अपने हाथ का यूज कर रहा था, पर उसके स्लीव के साथ साथ उसका आधा हाथ जल चुका था। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है जब उसे पता लगता है कि यांकाई ने अपने अटैक की वजह से उसके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए। अब उसका हाथ पूरी तरीके से यूजलेस था, क्योंकि यांकाई ने उसकी हड्डियां भी तोड़ दी। वो तो जंप करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर यांकाई कहता है कि जिस वक्त तुमने मेरे साथ लड़ने का फैसला किया था, उसी वक्त तुम्हारी मौत डिसाइड हो चुकी थी। और वो एक जबरदस्त पंच मारकर उसे ऊपर से नीचे पटक चुका था। अब इस जबरदस्त पंच की वजह से उसकी छाती की हड्डियां टूट जाती है। इतना जबरदस्त पंच खाने के बाद तो वो पूरा पंचर हो चुका था। मरते मरते भी एक जबरदस्त डायलॉग मार के जाता है कि अगर मैं भूत भी बन गया ना, तब भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा लड़ी बैटल गैंग ने मेरी चीखें ऑलरेडी सुन ली होंगी, तुझे मारने के लिए तेरे दोस्त आते ही होंगे। उसके मरने के बाद यांकाई भी लाइक, आने दो, देखता हूँ कितने दुश्मन है मेरी पावर पीक पर पहुँच चुकी है। और अब बस सवाल यही है कि क्या मैं लड़ सकता हूँ, क्या मैं और ज्यादा लड़ सकता हूँ? जवाब है हाँ, मैं लड़ सकता हूँ। देखते हैं कितने लोग अपनी जान बचा पाते हैं। इसी खतरनाक डायलॉग के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।